राधे राधे। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए एपिसोड्स की। आगे एपिसोड 426 केयर। इधर सानवी आरव की बाहों में छूटने के लिए कब से स्ट्रगल कर रही थी। उसने कहा, आरव प्लीज़ उठो ना, मम्मा आती होंगी मुझे जगाने के लिए, प्लीज़ हमारे ऊपर से हटो। आरव ने नहीं में सिर हिलाया। सानवी ने अपने चेहरे को क्यूट सा बना लिया और उसने ऊपर से उसे हटाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी, क्योंकि आरव उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। आरव ने कहा, नहीं, मैं आज ब्रेकफास्ट यहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ससुर जी से कुछ काम है तो मैं उनसे मिलकर ही जाऊँगा। सानवी ने हैरानी से कहा, हाँ तो आप बाद में गेट से आ जाना, अगर हमें इस तरह किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी, प्लीज़ हटो ना। आरव ने उसे ऐसे देखा तो उसके हाथों को अपनी पकड़ से आज़ाद करते हुए बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, और सुनो, आज हम शाम को पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। आरव ने उसके होठों को चूम लिया और उसके गले पर रोज से अपने दांत गाड़ दिए। सानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाई। आरव उससे दूर हुआ और उसके माथे पर चूमते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद सोना दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, सानवी उठो, सुबह हो गई बेटा, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। सानवी जल्दी से उठकर बैठी हो गई। उसने जल्दी जल्दी कपड़े ठीक किए और दरवाज़ा खोलने को आ गई। सोना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकान थी। सानवी उसके गले लगते हुए बोली, मॉम आज हम ऑफिस नहीं जा रहे, हमें सोने दीजिए ना। सोना उसे पकड़ते हुए बोली, ठीक है मत जाना, लेकिन बाहर आरव आया हुआ है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। सानवी ने यह सुना और वो हैरान हो गई, ये लड़का सच में आ गया। सोना ने कहा, जल्दी से तैयार होकर आओ, ब्रेकफास्ट तैयार है, हम तब तक आयांश को भी बताते हैं। सानवी ने पहले हाँ में सिर हिलाया और फिर उसे एहसास हुआ सोना आयांश के कमरे में जाने वाली है, तो उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, मम्मा भाई अभी सो रहे होंगे, आप उनके कमरे में क्यों जा रही हैं। सोना ने उसे आंखें छोटी करके उसे देखा और कहा, क्या चल रहा है तुम सबका। अभी सारांश भी यही कह रहा था। सानवी ने क्यूट फेस बनाते हुए कहा, मम्मा अब आपके बेटे की शादी हो गई है, डोंट यू थिंक आपको उनके कमरे में नहीं जाना चाहिए, क्या पता आप उनके ब्यूटीफुल मोमेंट्स पर उन्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। सोना उसकी बात समझकर उसके सर पर मारते हुए बोली, हाँ हमें पता है उसकी शादी हो गई, लेकिन इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और आयांश को सुबह जल्दी जागने की आदत है, हम रोज़ तो उसके कमरे में सफाई के लिए जाते हैं। सानवी ने कहा, ठीक है जाइए, अब अगर आपने कुछ ऐसा वैसा देख लिया तो हमें मत कहना कि हमने आपको वार्न नहीं किया था। और उसने सोना का हाथ छोड़ दिया और कमरे में आ गई। उसके इस तरह बात करने से सोना सोच में पड़ गई। वो सोचते हुए जा रही थी कि वो सामने से आ रहे पीहू से टकरा गई। पीहू ने उसे पकड़ते हुए बोला, भाभी आपका ध्यान कहाँ है, अभी आप गिर जाती। सोना होश में आते हुए बोली, ओह हाँ थैंक्स पीहू। पीहू ने उसे खोए हुए देखा तो उसे छेड़ते हुए बोली, भाभी क्या आज फिर से अंश भैया ने आपको सोने नहीं। वो कह ही रही थी कि सोना उसके कंधे पर मारते हुए बोली, शट अप पीहू। पीहू अपने कंधों को सहलाते हुए बोली, आहा भाभी क्या कर रही हैं आप, मुझे लगती है। सोना ने मुंह बनाते हुए कहा कि अब तुम्हारा हो गया हो तो चले, बहुत काम है। इधर आरव अंश के साथ लिविंग रूम में बैठा था। आरव को वहाँ इतनी सुबह सुबह देखकर अंश भी हैरान था। उन्हें कॉफ़ी का घूंट लेते हुए कहा उसने, वैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना। आरव ने अपने पॉकेट के पीछे से एक पेपर निकाला और उसे अंश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर रायज़ादा आपको ये देखना चाहिए। अंश ने उसे देखा तो उसकी आंखें कठोर हो गई। उसने आरव को देखा। आरव ने कहा, मिस्टर रायज़ादा ये मेरे पास आया था, मैं कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपसे बात करना चाहता था। एक्चुअली वो एक लड़की थी जो सालों पुराने केस को रीओपन करना चाहती है। उसका कहना है कि उसके पास एक एक्सीडेंट को लेकर कुछ सबूत हाथ लगे हैं। अंश ने यह सुना और उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
उसने अपने मन में कहा, ये लड़का, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। तभी उसकी नज़र कमरे से बाहर आ रहे वंश पर पड़ी। वंश ने भी उसे देखा, लेकिन अपने डैड के साथ उसे देखकर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो सीधा सोना के पास आ गया और उसके गले लगते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम, और उसने सोना के माथे को चूमा। ये उसका हर रोज़ का काम था। उसने पीहू को देखा और कहा, बड़ी मॉम मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, मेरा सर बहुत दुख रहा है। सोना ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? वंश ने कहा, नो मॉम मैं ठीक हूँ, बस सर दर्द है। अंश और आरव वंश और सोना को देख रहे थे। वंश को देखते हुए अंश का चेहरा एक कठोर था। दोपहर का वक्त। आयांश की आंखें खुली। उसने पाया वो अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। उसे याद था वो पूल में रूहानी के साथ बेड पर आ गया, पर अब रूहानी उसके पास नहीं थी। उसके दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी। उसने अपने ख्यालों को झटका और अपने कमर पर टॉवल बांधते हुए जाने लगा। तभी उसे वॉशरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर आयांश बिना सोचे समझे भागकर वॉशरूम में गया। उसने देखा रूहानी अपना पेट पकड़कर शॉवर के नीचे बैठी है और उसने सिर्फ टॉवल पहन रखा था अपने ऊपर। वो जल्दी से उसके पास आया और उसे उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो? ये पूछते हुए आयांश के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। रूहानी ने आयांश का हाथ पकड़ा और सीधी खड़ी हो गई। पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। उसने पेट के नीचे हाथ रखा और सुबकते हुए बोली, आयांश जी बहुत दर्द हो रहा है। आयांश ने यह सुना और दूसरी तरफ देखने लगा। ये लड़की उसने अब उसे शॉवर से बाहर लाकर टेबल पे बिठाया और हैंगर से बाथरोब खींचते हुए उसे पहना दिया। ये सब करते हुए उसने रूहानी को देखा। उसके गले पर निशान थे और उसकी कलाइयाँ तो अब तक लाल थीं, और इस पूरे वक्त रूहानी का चेहरा बहुत अजीब से दर्द के वजह से मुरझाया हुआ था। आयांश ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में लेकर आ गया। वो उसे बेड पर बिठाया ही जा रहा था कि लेकिन बेड की खराब हालत देखकर उसने उसे सोफे पर बिठाया। इससे पहले कमरे में सोना साफ करने आए अंश से जल्दी जल्दी बेड को ठीक किया। रूहानी अपनी आधी खुली आंखों से उसे ये सब करते देख रही थी। आयाश ने रूहानी के नाइट ड्रेस निकाला और उसे पहनाने लगा। एक बार फिर से रूहानी के शरीर में वो निशान देखकर आयाश ने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सेंसिटिव थी। वो फर्स्ट एड बॉक्स से पेन किलर निकालकर उसके पास ले आया और उसे देते हुए बोला, तुम इसे खाओ, तुम्हें ठीक लगेगा। रूहानी ने दवाई को देखा तो अपना मुंह बना लिया, पर उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उसने अपने मुंह में डाल लिया। आयांश ने टेबल से ग्लास लेकर उसके सामने रख दिया। रूहानी ने उसे भी पी लिया। आयांश ऊपर ब्लैंकेट डाला। ऑफ की टैबलेट कहा। रूहानी ने उसे भी पी लिया। आयांश ऊपर ब्लैंकेट डाला कि टैबलेट कहाँ, तुम अब आराम करो। आयांश ने ऊपर ब्लैंकेट डाला और कहा कि तुम अब आराम करो, ये दर्द कुछ देर में ठीक हो जाएगा। और वो अपने कपड़े लेकर जाने लगा, लेकिन वो रुक गया। उसने रूहानी को देखा और कहा, और हाँ, इसके बारे में किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मॉम को भी नहीं। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। रूहानी ने इस तरह देखकर आयांश एक बार फिर से सोच में पड़ गया। उसे नहीं पता था रात में उसके साथ क्या गड़बड़ थी, लेकिन उसे रूहानी के करीब जाने में कोई झिझक नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद रूहानी सो गई। आयांश भी तैयार होकर बाहर आया। उसने देखा नीलिमा लिविंग रूम में बैठकर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो पूरे घर को देखते हुए उसके पास आया और बोला, ग्रैंडमा, घर के सभी लोग कहाँ हैं? नीलिमा ने आयांश को देखा और फ़ोन में साइड रखते हुए बोला, बेटा तुमने वक्त देखा है, दोपहर हो रही है। यह सुनकर आयांश ने अपनी कलाई घर के में एक देखा। कलाई में उसने जब घड़ी को देखा तो 1 बज रहे थे, दोपहर के 1 बज रहे थे। वो शॉक हो गया। नीलिमा हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है। आयांश थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया। उसने कहा, ओके ग्रैंडमा, मैं चलता हूँ, और वो जाने लगा।
तो उसे कुछ याद आया। उसने कहा, ग्रैंडमा वो एक फेवर चाहिए था। नीलिमा ने कहा, हाँ हाँ बोल बेटा। आयश को समझ नहीं आया कि वो अपनी दादी से अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए कैसे कहे। उसने कहा, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना। सिया जो वहाँ खड़ी थी होकर सबके दोनों को देख रही थी, वो उसके पास आते हुए बोली, डोंट वरी जीजू, मैं हूँ ना, मैं दी का अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये कहते हुए वो आयश की आंखें मटकाते हुए देखने लगी। आयश ने यह देखा तो उसे खांसी आने लगी। क्या इस घर में सबको पता है उसने रात में क्या किया? सिया टेबल से पानी का गिलास लेकर उसके पास आते हुए बोली, जीजू आप ठीक हैं? ये पानी। वो कह ही रही थी कि आयश वहाँ से चला गया। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड 427। शाम का वक्त। रूहानी पूरा दिन कमरे में बिताने के बाद कमरे से बाहर आई। पूरा दिन कुछ ना खाने की वजह से उसे वीकनेस फील हो रही थी और उसका सर भी बहुत दुख रहा था। वो अपने सर को मसाज करते हुए सीधा किचन में आई। उसने देखा सोना और कुछ मेड्स खाना बना रही थी। सोना ने रूहानी को देखा और तो कहा, रूहानी बेटा तुम्हें कुछ चाहिए? जब सोना ने रूहानी से कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए, रूहानी ने अपनी मरी हुई आवाज़ में कहा, हाँ मॉम, हमें भूख लगी है। सोना ने नोटिस किया रूहानी बहुत कमज़ोर सी लग रही थी। उसने फिक्र करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? रूहानी कुछ कहती सिया पीछे से आकर रूहानी के ऊपर कूदते बोली, आंटी आप गलत सवाल पूछ रही हैं, आपको पूछना चाहिए रूहानी बेटा सब कुछ ठीक तो रहा ना? वो रूहानी को चिढ़ाते हुए बोली, दी कल रात सब ठीक रहा ना? सोना ने उसके सर पर मारा और कहा, शट अप सिया, ऐसे नहीं बोलते। सिया हंसते हुए बोली, सॉरी आंटी, मैं तो ऐसे ही। और वो हंसने लगी और सोना ने अपना सर हिलाया। उन दोनों की बात सुनकर रूहानी के गाल लाल हो गए। उसने फ्रूट उठाया और उसे काटते हुए बोली, हम ये काट देते हैं। सिया उसे ऐसे देखकर उसे छेड़ते हुए बोली, आय हाय रूहानी दी, आपके गाल तो लाल हो रहे हैं, इसका मतलब रात बहुत अच्छे से कटी। रूहानी ने अपना सर और नीचे कर दिया। सिया ने कहा, दी अब ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ, आप भूल गई हमें पार्टी में जाना है। रूहानी उसे मना करना चाहती थी लेकिन सिया नहीं रुकी क्योंकि उसे बहुत ही कमज़ोरी महसूस हो रही थी, इसलिए वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो अभी उसे लेकर जा ही रही थी कि सामने से आ रहे सारांश से टकरा गई। सारांश उसे पकड़ते हुए बोला, कहाँ जा रही हो अफला तफून, और वो भी इतनी हड़बड़ी में? सिया ने कहा, सारांश भैया मैं और दी फ्रेशर पार्टी में जा रहे हैं। सारांश ने रूहानी को देखा और थोड़ी बीमार लग रही थी पर उसने कुछ भी नहीं कहा और सोफे पे बैठ गया। सिया जो रूहानी को लेकर जा रही थी, रूहानी ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे कोने में ले जाते हुए बोली, सिया हमारी बात सुनो, हम पार्टी में नहीं जा सकते। सिया उसकी बात सुनकर सीरियस होते हुए बोली, क्या हुआ दी, आप ठीक हैं? रूहानी झल्लाते हुए बोली, यही तो हम तुमसे कह रहे हैं, हम ठीक नहीं है सिया, हमारा पार्टी में जाने का कोई मन नहीं है, प्लीज़ तुम अकेली चली जाओ ना। और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके चिल्लाने से सिया चौंक गई। उसने कहा, आई एम सॉरी दी, मैं पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड थी, पर आप? रूहानी ने खुद को शांत किया और सिया को हाथ पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी सिया, हम तुम पर चिल्लाना नहीं चाहते थे, पर तुम समझना हमारी तबीयत ठीक नहीं है। सिया उसे फिर से चिढ़ाते हुए बोली, ओ दी मुझे पता है आपको क्या हुआ है और आप आयश जीजू के मिस कर रही हैं ना, पर मुझे कुछ नहीं सुनना। आप पूरी रात तो उनके साथ ही थी ना, तो बस अब हम पार्टी में जा रहे हैं। और वो उसका हाथ पकड़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ गई, लेकिन रूहानी के पैर उसके कपड़े में फंसे और वे धड़ाम से नीचे गिर गई। आह सिया। सिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसे उठाते हुए बोली, आई एम सॉरी दी। आपको आवाज़ सुनकर सारांश जो सोफे पे बैठा था वो उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ भाभी? सिया ने रोते हुए कहा, सारांश भैया दी गिर गई। रूहानी ने उसे रोते हुए देखा तो कहा, कोई बात नहीं सिया, हम ठीक हैं, तुम रोना बंद करो। सिया ने कहा, आई एम सॉरी दी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सारांश रूहानी का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, भाभी आप चलो मेरे साथ, और वो सोफे के तरफ उसे ले जाने लगा। लेकिन रूहानी के अंदर चलने की हिम्मत नहीं बची थी।
सारांश ने ये देखा और उसे गोदी में उठा लिया। वो उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, भाभी आप ठीक हैं? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी सारांश की नज़र रूहानी के गले पर बने निशानों पर पड़ी। उसने जल्दी से नज़र फेर ली और बोला, मैं मॉम को बुलाता हूँ। वो जाने लगा तो देखा सोना अपना हाथ साफ करते हुए बाहर ही आ रही थी। सोना ने कहा, क्या हुआ? हमने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सारांश ने कहा, मॉम भाभी गिर गई थी, आप उन्हें देख लो। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। सोना रूहानी के पास आ गई। उसने भी रूहानी के निशान देखे तो सोना ने कहा, सिया तुम जाओ, हम रूहानी से बात करना चाहते हैं। लेकिन सिया कहना चाहती तो सोना के बीच में कहा, तुम्हारी दी ठीक है, तुम परेशान मत हो। सिया ने हाँ में सर हिलाया और अपने आंसू साफ करते हुए गेट से बाहर चली गई। सोना ने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे पानी पिलाते हुए बोली, तुम ठीक हो? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, हम ठीक है माँ, पता नहीं क्यों थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। तभी उसने रूहानी के हाथ में भी निशान देख लिए। उसने जल्दी से रूहानी के बाल उसके कंधे से हटाकर उसके गले पर बने मार्क्स को देखते हुए बोली, क्या ये अभी भी हर्टफुल है? रूहानी चुप होकर उसे देखने लगी। सोना ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रूहानी, हम एक डॉक्टर हैं और हम ये बता सकते हैं तुम अभी भी किस हाल में हो। तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। रूहानी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। सोना ने पूछा, क्या तुमने आया से बात की इस बारे में? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। सोना ने फिर से पूछा, क्या ये फर्स्ट टाइम था? कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती। रूहानी को समझ नहीं आ रहा था कि सोना उससे ये सब क्यों पूछ रही थी। फिर भी उसने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और हाँ में सिर हिलाया। उसे भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सोना ने अपने मन में कहा, ये लड़का। उसने रूहानी के गाल पर हाथ रखा और बोली, ठीक है, तुम मेरे कमरे में जाकर आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। रूहानी ने हाँ में सर हिलाया और कमरे में चली गई। सोना किचन में आई। इधर आयांश और रोहित घर आ गए। आयांश ने कार से बाहर आते हुए बोला, रोहित 5 दिनों के लिए मेरे सारे मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुझे वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। आयांश ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। रोहित ने उसे गुड नाइट कहा और कार मुड़ने को ही था कि उसने देखा आयांश का फ़ोन कार में ही छूट गया। उसने उसे उठाया और आयांश को आवाज़ देने लगा, लेकिन तब तक आयांश अंदर जा चुका था। रोहित ने कार पार्क की और उसके पीछे जाते हुए एक पौधे के पास कोई मुंह छुपाकर बैठ नजर आया। उसने उसे ध्यान से देखा। वो कोई और नहीं बल्कि सिया थी। रोहित ने कहा, ये अकेली इस तरह क्यों बैठी है? और वो उसके पास आया। वह उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपना गला साफ करते हुए एक्टिंग करने लगा। लेकिन से सिया की उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। कुछ पल सोने के बाद रोहित उसके पास आकर बैठ गया। सोचने के बाद उसने देखा सिया के कंधे हिल रहे थे। उसने अपने मन में कहा, क्या ये रो रही है? उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो सिया चौंक गई। उसने रोहित को अपने पास देखा तो वह हड़बड़ा गई। रोहित ने कहा, रिलैक्स सिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह क्यों बैठी हो? सिया ने उसे सुबकते हुए देखा और अचानक से उसके गले से लग गई। रोहित हैरान हो गया। इधर सोना खाने का प्लेट लेकर किचन से बाहर आई और उसकी नज़र आयांश पर पड़ी जो सीढ़ी की तरफ जा रहा था। सोना उसे देखकर तेज कदमों से उसके पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। आयांश कंफ्यूज होकर अपनी मॉम को देखने लगा। सोना ने उसका हाथ छोड़ा और अपने दोनों हाथों को बांधते हुए आयांश को घूरते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आयांश? आयांश ने कहा, मैंने क्या किया मॉम? आप साफ साफ कहिए। सोना ने कहा, हम रूहानी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम उसे इस हाल में अकेले छोड़कर कैसे चले गए? तुम्हें पता था वो कमज़ोर है, पहले तुमने उसको ख्याल नहीं रखा और उसके साथ। वो कहते कहते रुक गई क्योंकि आयांश उसे मुंह खोलकर देख रहा था। सोना ने कहा, देखो आयांश, हम जानते हैं हम तुम दोनों के बीच नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, रूहानी नॉर्मल नहीं है। आयांश ने सुना और उसका जबड़ा कस गया। उसने कसकर मुट्ठी बांध ली।
उसके बाद जैसे उसे सोना की बातें सुनाई ही नहीं दी। कुछ देर बोलने के बाद सोना चुप हो गई। उसने आयांश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं? आयांश ने हाँ में सिर हिलाया। वो कमरे से बाहर आ गया। उसने देखा सामने सारांश खड़ा है। सारांश ने सोना के सारी बातें सुनी थी। वो आयांश से कुछ कहना चाहता था, लेकिन आयांश गुस्से से कमरे से आ गया। उधर घूमने लगा। रूहानी कमरे में नहीं थी। उसने अपने हाथ में रखे कोट को सोफे पर फेंका और टाई लूज करते हुए उधर घूमने लगा। तभी उसे रूहानी चेंजिंग रूम से बाहर आती नजर आई। रूहानी ने उसे देखा तो कल रात की सारी बातें फिर से याद आने लगी और उसके गाल लाल हो गए। पर आयांश का मूड इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आयांश ने उसे देखा और तेज कदमों में उसके पास आ गया। अचानक से उसे अपने पास आते देखकर रूहानी ने अपने कदम पीछे खींच लिए, पर तब तक आयांश उसके पास आ चुका था। उसे अपने पास देखकर रूहानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी धड़कन सामान्य से तेज हो रही थी। वो कुछ कहती, आयांश ने उसके हाथ को पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से बोला, मैंने नहीं कहा था तुम मॉम को कुछ नहीं बता सकती? वो फिर तुमने उन्हें क्या बताया कि हमारे बीच कल रात क्या हुआ? रूहानी ने उसका गुस्सा देखा तो उसकी आंखें डर से भर गईं। वो आज पहली बार आयांश को इतने गुस्से में देख रही थी। उसने धीरे से कहा, आयांशी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आयांश ने गुस्से में उसके बाजू को और कस के पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम नहीं जानती मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर मॉम ने मुझसे ऐसे क्यों कहा कि मैंने तुम्हारे साथ? वो कहता हुआ रुका और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। रूहानी ने उसके गुस्से को डर लगने लगा तो ऊपर से उसके बाजू को आयांश ने इतनी जोर से पकड़ा था कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। वो सुबकते हुए बोली, वो आयांशी, माँ ने हमसे पूछा तो हमने उन्हें बता दिया। आयांश को समझ नहीं आया कि अब वो क्या कहे। कुछ पल बाद उसने रूहानी को देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। उसने उसे समझाते हुए कहा, लुक रूहानी, तुम जानती हो ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच नॉर्मल है। कल रात जो हुआ वो भी इसमें से एक है और तुम्हें इस बात को किसी तीसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। आयांश ने उसकी लाल आंखों को फिर से देखा तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वो उसके ऊपर ऐसे क्या चिल्ला रहा था? उसे कल रात खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। उसने रूहानी को हाथ छोड़ दिया और गुस्से में अपने शर्ट के बटन खोलते हुए वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद रूहानी उसे देखने लगी। उधर सिया काफ़ी देर तक रोते रहने के बाद शांत हो गई थी। रोहित उसके पास चुपचाप बैठ गया था। सिया ने उसके शर्ट स्लीव को पकड़कर अपनी नाक उसमें साफ करने लगी तो रोहित उसे रोकते बोला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सिया सुबकते हुए इसे देखते लगी। रोहित ने उसके कोट के पॉकेट से रुमाल निकाला और दिया और सामने रख दिया। सिया ने उसे लिया और उसमें अपना नाक साफ करने से रोहित को लौटाने लगी। बोली, थैंक्स रोहित। रोहित ने अजीब मुंह बनाकर उसे देखा। उसने 2 उंगली से रुमाल को लिया और उसे साइड में रख दिया। उसने कहा, वैसे तुम रो क्यों रही थी? सिया ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने बुरा लग रहा था और कि रूहानी उसकी वजह से गिर गई और उसे दर्द हो रहा है। रोहित ने कहा, तुमने डिनर किया? सिया ने नहीं में सिर हिलाया। रोहित ने कहा, तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी मेरे घर पर? सिया ने उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। रोहित एक्सप्लेन करते हुए बोला, वो एक्चुअली मैं घर पर अकेला रहता हूँ, इसलिए कभी कभी खाना खाने भी नहीं भाता। अगर तुम साथ रहोगी तो मैं। वो कहते कहते रुक गया। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है चलो। रोहित ने कहा, ठीक है, तुम कार में मेरा इंतज़ार करो, मैं सर को फ़ोन देकर आता हूँ। और वो चला गया। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबकी कान्हा चैनल, एपिसोड 428, वंश की पहली किश। इधर रूहानी बेड पर बैठकर अपनी बाजू को देख रही थी, जहाँ पर आयांश ने पकड़ से लाल निशान बन गए थे। उसने कहा, हमें समझ नहीं आता हमने ऐसा क्या कर दिया। सारांश दरवाजे पर खड़े होकर उसे देख रहा था। उसने फ़ोन निकाला और आद्या के पास फ़ोन मिलाते हुए कहा, हेलो पांडा, मेरे साथ ड्रिंक पर चलेगी? ओके, कोई बात नहीं, आंटी का ध्यान रखना। और उसने गहरी सांस ली। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने आयांश को वो दवाई दी।
सिया ने एक बार बातें ही बातों में उसके कहा दिया था कि आयाश और रूहानी के बीच कभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रूहानी सिया से हर एक बात शेयर करती थी और सिया तो थी ही मुंहफट। वो जाने लगा तो उसके सामने से आ रहे रोहित को देखा। उसने कहा, रोहित भाई आप यहाँ? रोहित ने कहा, हाँ मैं सर का फ़ोन लौटाने आया हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुम इसे सर को दे देना। सारांश ने हाँ में सर हिलाया। रोहित जाने लगा तो सारांश उसे रोकते हुए बोला, रोहित भाई क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करने? वंश ने इस आवाज़ को सुना और जल्दी से फ़ोन काट दिया। उसने कहा, ये नंबर तो रीति का है, तो फिर उस बेवकूफ़ ने फ़ोन क्यों उठाया? उसने एक बार फिर से फ़ोन मिलाया। इस बार भी सलोनी ने फ़ोन उठाया। अब कौन बोल रहा है? मुंह है भी या नहीं? किस लिए फ़ोन किया है तो बता। वंश ने ये सुना और वो फ़ोन काटने को ही था कि सामने से एक मीठी आवाज़ आई, कौन है दी? वंश ने फिर से फ़ोन कान पर रखा। उधर सलोनी ने कहा, पता नहीं छोटी कौन बेवकूफ़ है, कुछ बोल ही नहीं रहा, और उसने फ़ोन काट दिया। वंश सलोनी के द्वारा दी 2 बार उसे बेवकूफ़ बुलाए जाने से फ्रस्ट्रेट हो गया था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा सारांश का फ़ोन है। वो पिक करते हुए बोला, हाँ सारांश बोल। सामने से सारांश ने कुछ कहा तो वंश ने कहा, हाँ मैं कमरे में ही हूँ, तुम जाओ मुझे नहीं जाना, और उसने फ़ोन काट दिया। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। उसने झल्लाते हुए फ़ोन में बिना देखे उसे कान से लगा लिया और कहा, मैंने कहा ना मैं कमरे में हूँ। उसने इतना कहा ही था कि उसने सामने से मीठी आवाज़ आई, हेलो वंश, आई एम सॉरी, तुमने फ़ोन किया था क्या? वंश इस पल तो कुछ बोला ही नहीं पाया। सामने से रितिका ने कहा, वंश आर यू देयर? इस आवाज़ में वंश का ध्यान टूटा। उसने इम्पेशेंटली कहा, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रहा हूँ। रितिका ने कहा, हाँ मैं वॉशरूम में थी, तुम बताओ तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? उसने सवाल पर वंश कुछ देर खामोश रहा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हाँ मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। रितिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा पर क्यों, हम सुबह ही तो मिले थे। वंश ने कहा, रिति क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? पर सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिला। वंश ने कहा, इट्स ओके, अगर तुम नहीं। वो कह ही रही थी कि रितिका ने कहा, कल चले? हाँ इस वक्त मम्मा मुझे कहीं जाने नहीं देगी, हम क्लास के बाद चलेंगे। वंश ने मायूसी से कहा, ओके, पर मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है। रितिका ने हंसते हुए कहा, तो सोचो मैं तुम्हारे सामने हूँ। वंश ने सीरियस होते हुए कहा, आई एम सीरियस रिति, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रितिका ने उसकी बात सुनी और चुप हो गई। उसने कहा, ठीक है आ जाओ, पर तुम्हें 5 मिनट में मेरे सामने आना होगा, नहीं तो हम कल घूमने नहीं जाएंगे। वंश ने उसी तरह कहा, अगर मैं आ गया तो? रितिका ने, तो हम अभी घूमने चलेंगे। वंश ने खुश होते हुए कहा, ठीक है 10 तक काउंट करो, मैं आ रहा हूँ। रितिका ने हंसते हुए कहा, ओके 1 2 3। वंश ने यह सुना और जल्दी से फ़ोन को पॉकेट में डालकर उसके बालकनी के नीचे आ गया। वो जल्दी जल्दी पाइप से चढ़ने लगा जैसे उसकी कोई ट्रेन छूट रही हो। इधर रितिका ने मुस्कुराहट में 8 9 10 काउंट करने के बाद वो हंसते हुए बोली, तुम हार गए, अब हम घूमने। उसने इतना ही कहा था कि उसे अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस हुई। रितिका की तो मानो सांसें ही उसके गले में अटक गई। उसके मुंह से धीरे से एक नाम बाहर आया, वंश, और वो थोड़ा सा खांसने लगी। वंश की गर्म सांसें उसके चेहरे पर टकरा रही थीं, क्योंकि वंश उससे एकदम पास में खड़ा था, इतना पास कि रितिका उसकी फ्रेगनेंस को फील कर पा रही थी। रितिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसके हाथ से फ़ोन छूट कर नीचे लटक गया और उसके अपने कदम पीछे लेना चाहा तो उसके पैर किसी चीज़ में उलझ गए और वो पीछे की तरफ गिरने को ही थी कि वंश ने उसे कमर से पकड़ लिया। इधर आयाश बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने देखा रूहानी बेड पर सिमट कर सो रही है। उसे याद आया कुछ देर पहले उसने क्या किया था उसके साथ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। वो रूहानी के पास आया और उसे देखने लगा।
रूहानी सच में बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसके शरीर पर बने निशान देखकर आयाश को काफ़ी बुरा लगा। उसकी वजह से रूहानी की ऐसी हालत हो गई और उससे ऊपर से चिल्लाया। वो उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से अपना हाथ रूहानी के चेहरे की तरफ बढ़ाया, उसके गाल को सहलाते लगा। वो अभी नहाया था इसलिए उसका शरीर ठंडा था। उसके ठंडे हाथ के स्पर्श से रूहानी की आंखें खोली और आयश को अपने पास देखकर हड़बड़ा गई। आयश ने उसे ऐसा देखा तो उसके पास से आ गया। आयश खड़ा हुआ और चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगा तो उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी सोना पर पड़ी, जो रूहानी और उसके लिए खाना लेकर खड़ी थी। आयश ने सोना की नज़रें फेर ली और चेंजिंग रूम से चला गया। सोना रूहानी को देखते हुए उसके पास आ गई। रूहानी ने उसे देखा और वो सीधी होकर बैठ गई। सोहाना ने खाना उसके पास रखा और उसके गाल पर हाथ रखते हुए वहां से चली गई। इधर रितिका की आंखें बस बाहर आने को ही थी, क्योंकि वंश ने उसे बाहों में जो संभाल रखा था। वंश की आंखें रितिका के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। उसकी लाल गुलाब और पंखुड़ियों की तरह होठ को उसकी बड़ी बड़ी आंखें, वंश तो जैसे उसके चेहरे में ही खो गया था। उसे देखते हुए पता नहीं क्यों पर उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये पहली लड़की थी जिसके पास आने से भी वंश की झिझक नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या जादू था उसके अंदर कि वो उसके ख्यालों में खुद को दूर नहीं कर पाता था। कुछ पल बाद बालकनी से तेज हवा और झोंका आया और उसके चेहरे से टकरा गया, जिससे दोनों को उसके शरीर में सिरहन की महसूस हुई। वंश ने रितिका को सीधा खड़ा किया और उससे दूर हट गया। रितिका तेज तेज सांस लेने लगी। वंश ने कहा, ओह, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। रितिका ने कहा, कोई बात नहीं, और वो अपने चेहरे इधर उधर घुमाने लगी। वंश कमरे को देखने लगा। उसने कहा, तो अब हम चले? रितिका ने नासमझी की स्थिति में कहा। वंश ने कहा, वो तुमने ही तो कहा था ना, अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। रितिका ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम सच में आ जाओगे। मुझे लगा बस तुम मजाक। वंश उसके पास आते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। रितिका ने अब समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वंश ने कहा, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। रितिका ने रुआसा सा मुंह बना लिया और कहा, वंश, हम अभी नहीं जा सकते, माँ मुझे कहीं जाने नहीं देंगी। वंश उसके पास आते हुए रुक गया। रितिका ने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और गिल्टी टोन में कहा, आई एम सॉरी वंश। वंश ने कुछ नहीं कहा और उसके पास आने लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। रितिका ने उसे अपने पास आते हुए महसूस किया तो पीछे जाने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? उसके चेहरे को देखते हुए अपने कदम उसने तरफ बढ़ाते हुए वंश से कहा, तुम प्रॉमिस करो तुम इस बार मना नहीं करोगी। रितिका पीछे जाते हुए बोली, ओके, आई प्रॉमिस। वंश एकदम से उसके पास आया और उसके कमर को पकड़कर उसने अपने करीब खींच लिया। रितिका की सांसें एक बार फिर से उसके गले में अटक गई। रितिका ने घबराते हुए पूछा, वंश, ये तुम क्या कर रहे हो? और उसने कसकर वंश के बाजू को पकड़ लिया। वंश ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके कांपते होठों को देखते हुए बोला, कैन आई किस यू? रितिका एक बार फिर से हैरान हो गई। उसने जल्दी से अपने होठों को अंदर की तरफ मोड़ लिया और नहीं में सर हिलाने लगी, लेकिन वंश ने उसके छोटे से चेहरे को अपनी बड़ी सी हथेली में भर लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। रितिका की सांसें एकदम से तेज हो गई और वो वंश को पुश करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे। वंश की गर्म सांसें उसके गाल पर महसूस हो रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी ऐसी हालत देखकर वंश ने जल्दी से उसके गाल पर चूम लिया और उससे दूर हो गया। रितिका को समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ है। वो हैरानी से थी। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और उसका मुंह खुला सा रह गया। वंश उसे अपनी नजरें फेरते हुए बोला, ओके, अब मैं चलता हूँ।
कल मिलते हैं। और वो जैसे ही आया था वैसे ही चला गया। उसके जाने के बाद रितिका ने गाल गर्म हो गए। इधर वंश नीचे अपनी बाइक के पास आ गया। उसने हेलमेट पहना और बाइक ऑन करके वहाँ से चला गया। सो यू आर लिसनिंग। आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया है और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।